इस बार माशाल्लाह से कमाल हो गया है कि कुरान हाफिज़ ने हमारे यहाँ से पढ़ाई कर और जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल करा है जो बहुत ही तारीफ़ के लायक है एंड आई अप्रिशिएट दैट पोजीशन जो उन्होंने हासिल करी है। CUET का एग्ज़ाम दिया है और CUET का एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन पाया है। नाम है समीर ख़ान और इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई ओपन स्कूल से करी 10th की और 12th की। कुरान हिफ्ज़ करा था। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद इनका मन था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करें। ये हमारे पास आए, इन्होंने हमारे पास अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी। पहले इंग्लिश की क्लासेस पे फोकस करा, ख़ुद को इम्प्रूव करते हुए महज़ 2.5 से 3 साल की इन्होंने ड्यूरेशन के अंदर जो अल्लाह पाक ने इन्हें काबिलियत दे रखी है उसका इस्तेमाल करते हुए और हमारी गाइडेंस में भी पूरी तरीके से पूरा उतरते हुए इन्होंने एक बेहतरीन मुकाम हासिल करा है। तो मैं आज वेलकम करता हूँ समीर ख़ान को कि उन्होंने एक बढ़िया पोजीशन हासिल करी है इंडिया के अंदर। कुल मिला के उनको 37th पोजीशन मिली है इस एग्ज़ाम के अंदर। और इस पोजीशन को हासिल करने के बाद उन्हें पहले हंसराज में एडमिशन मिला जो इंडिया का 3rd इम्पॉर्टेंट कॉलेज है, और फिर अब टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला है इंडिया के जो सेंट स्टीफ़न कॉलेज है। तो आई वेलकम समीर ख़ान आपका कि आपने जो है इतना बेहतरीन काम करके दिखाया। कैसी रही ये जर्नी, कैसे देखते हैं आप अपनी इस जर्नी को? शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिफ्ज़ करने के बाद आपने कहाँ तक स्कूलिंग करी थी? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसे कि मेरे जर्नी की बात है तो जर्नी मैंने पहले अपनी 5th क्लास मैंने प्राइमरी स्कूल जो मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था वो मेरे घर के पास ही पढ़ा था। उसके बाद 5th से लेके मैंने 8th क्लास तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पूरा करा वो टेन्योर। वो 8th क्लास जो मैंने पढ़ी थी वो हिंदी मीडियम तक पढ़ी थी मैंने। अच्छा। वो मेरी 6, 7, 8 हिंदी मीडियम में थी। अच्छा। उसके बाद मैं हिफ्ज़ के लिए थोड़ा सा हट गया था, स्कूल से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था और मदरसे पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। फिर मैंने 2 साल कम से कम लगे मुझे हिफ्ज़ मुकम्मल करने में। उसके बाद जब मैं स्कूल वापस गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी एज की वजह से हम आपको ले नहीं सकते। स्कूल वालों ने मना कर दिया। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद स्कूल वालों ने अपना नुकसान कर लिया एक काबिल लड़के को रोक कर? ऐसा नहीं। हाँ। लेकिन फिर मैंने फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक कोरोना आ गया था। अच्छा। तो जब कोरोना आ गया कोरोना के भुगत भोगी। अच्छा। तो उसमें मेरे 2 साल और बर्बाद हो गए कोरोना में। मैं फिर दोबारा एडमिशन लेने गया 10th क्लास में, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा मना कर दिया। अच्छा, स्कूल वाले बार बार मना करते रहे? जी। अच्छा। फिर मैंने और दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे एडमिशन मिला नहीं इसी वजह से कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली कितनी एज हो गई ऐसे भाई? मेरी उस वक्त 17 एज हो गई थी। 17 एज हो गई थी। अच्छा। तो उस हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के हिसाब से 17 ईयर्स ओल्ड का बच्चा जो है वो हो नहीं सकता 10th क्लास। मतलब हिफ्ज़ करने के बाद आपको नुकसान महसूस होने लगा कि भाई स्कूल में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। जी। हिफ्ज़ करने की वजह से आपको एक पेनल्टी सी लगने लगी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। जी। फिर आगे फिर मुझे किसी ने रिकमेंड करा कि नहीं अभी भी टाइम है, तुम NIOS से कर सकते हो 10th क्लास। तो किसने रिकमेंड करा? वो मेरे स्कूल के एक टीचर थे। उन्होंने मुझे रेकमेंड करा कि समीर तुम्हारी उम्र निकल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ोगे, तुम NIOS से कंप्लीट कर लो, फिर 12th में फिर दोबारा आ जाना तो हम एडमिशन ले लेंगे तुम्हारा। सही बात है। तो फिर मैंने 10th करी, लेकिन 10th मैंने जहाँ से मैंने फॉर्म भरा था वो जगह थोड़ी सही नहीं थी। अच्छा। उसके बाद मुझे मेरे दोस्त के थ्रू मुझे ये जगह पता लगी कि डायनामिक क्लासेस। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन करा, फिर मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी, फिर 12th कंप्लीट करी और उसके बाद फिर ये CUET। अच्छा, ठीक है। तो 10th में तो आपने बगैर किसी सब्जेक्ट में रुके एग्ज़ाम पास कर लिया। जी। आपने इंग्लिश मीडियम को क्यों चुना? क्या आपको लगा कि मतलब एक हाफिज़ इंसान जिसने हिंदी मीडियम तक 8th क्लास में पढ़ाई करी है वो कैसे इंग्लिश मीडियम में कर लेगा? जब मैंने स्टार्ट करा था 10th क्लास में तब मेरा मीडियम जो था वो हिंदी ही था। तब मुझे इतना मालूम नहीं था कि हिंदी से आगे कुछ होगा नहीं या फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर मुझे इतनी दुनिया के बारे में मालूमात नहीं थी कि मतलब इस मीडियम को चुनना कि इस मीडियम ज़रूरी समझा चुना जाए पढ़ाई के लिए चुना जाए। लेकिन जिस ट्यूटर ने मेरा एडमिशन कराया था उन्होंने हिंदी मीडियम के थ्रू ही कराया था मेरा एडमिशन। अच्छा। तो मैंने हिंदी
में ही पढ़ाई करी थी। तो फिर वो तो मीडियम आपने हमसे चेंज करवाया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया था, तो मैंने यहाँ चेंज करा था मैंने ठीक फिर बात मीडियम आपके कहने पे फिर मैंने इंग्लिश कर लिया था उसे लास्ट 3 to 4 months में। सही। उससे पहले इंग्लिश मीडियम लेने का कोई फ़ायदा है क्या? टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है क्या? ऐसा भी कुछ है, या हिंदी अगर होती तो भी सही रहता? क्या कहते हो उस बारे में? मेरा मानना ये है कि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपके पास इंग्लिश होना बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपके पास इंग्लिश होना भी चाहिए। अच्छा, क्यों? हिंदी होगी तो स्टीफन में एडमिशन नहीं होगा या कहाँ? हिंदी होगी तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है स्टीफन में या फिर दिल्ली के जो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं उसमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और वो ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है। अच्छा, अगर आपके पास हिंदी है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी ऑनर्स शायद में कुछ कॉलेजेस के यहाँ उस तरह के कोर्सेज नहीं, उस तरह सही बात है, कोर्सेज में आपका एडमिशन होगा फिर। हाँ, तो मतलब कुल मिला के अच्छा, तो ये बात रही। अच्छा, तो ये बताओ 12th में क्या क्या सब्जेक्ट चुने थे आपने? मेरे पास 12th में हिस्ट्री था, इंग्लिश था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, उर्दू था और ज्योग्राफी था मेरे पास। अच्छा, ये मतलब सारे बहुत ही बढ़िया वाले सब्जेक्ट थे जी। तो जो कि जीएस को भी, जीके को भी कवर करते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिला। जी। अच्छा, तो उसमें मुझे ये जानना था कि क्या एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं सीयूईटी के लिए? जी, ये 2 तरीके के कैटेगरीज होती हैं। पहले तो आप अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के थ्रू जाओगे तो आपको 3 डोमेन जो कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके 12th में पढ़े हैं, हाँ, और 1 लैंग्वेज। तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी होती है आपके लिए 2 लैंग्वेजेस और 2 डोमेन। अच्छा, उसके लिए अगर आप उसके थ्रू जाते हो तो आप कुछ सर्टेन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, लेकिन अगर आप फर्स्ट के थ्रू जाते हो तो ज़्यादा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा। और एक तीसरे होता है, वो लैंग्वेज के लिए ही होता है सिर्फ, वो अच्छा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए ही होती है। अच्छा, तो क्या एक कुरान हाफिज़ बच्चा और जिसने एनआईएस से पढ़ा हो, आमतौर से लोग एनआईएस को, ओपन स्कूल को कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानते, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये एक मिथ ही है, मैं तो जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे बहुत मतलब एक ग्रीवी चीज़ समझ लो, या यूँ समझ लो कि यार नहीं, रेगुलर स्कूल से नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बहुत से मेरे को सुनने को मिलता है स्कूल का रेगुलर। मैं मानता हूँ स्कूलिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, पर क्या ओपन स्कूल से और वहाँ पर सफ़र करना, इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुँच जाना, जहाँ जो कॉलेज अपनी वेबसाइट पे लिखता है कि अगर हम ये बताएं कि कितने लोग हमारे यहाँ से आईएएस ऑफिसर हुए हैं, कितने लोग हमसे कामयाब हुए हैं यहाँ से, तो हमारी वेबसाइट फुल हो जाएगी, वो इस तरीके से लिखता है वो कॉलेज। मैंने उसके बारे में जब अपने ज़माने में जब मैं एडमिशन की चाहत रखता था सेंट स्टीफन में, तो मैंने उनके बारे में ये पता लगा था मुझे अपने दोस्तों से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ओपन स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कंफर्टेबली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, और अगर वो क्रैक करना चाहता है सीयूईटी को तो किस तरीके से करता हुआ जाए वो? क्या आप उनको कहेंगे बच्चों को कि वो ये काम करें? कोई 3 इम्पॉर्टेंट काम बताओ। सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैं कहूँगा कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे उसके बाद ही आप बुक्स रीड कर पाओगे। यानी कुल मिला के कोई भी एक लैंग्वेज के राजा आपको होना चाहिए। आप लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सही बात है, चाहे वो इंग्लिश हो, हाँ। चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो। फिर बाकी दूसरी चीज़ क्या रहती है? सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कि आपको एक पढ़ने का तरीका आता हो, तरीका किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन हो कि हाँ किस तरीके से हमें करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक। तुम्हें वो डायरेक्शन कहाँ से मिली? वो डायरेक्शन पहले तो मैं कर रहा था उल जलूल तरीके से ही कर रहा था, बिल्कुल तैयारी, कोई सही तरीका मालूम नहीं था मुझे। फिर थोड़ा सा आपने गाइड करा मुझे, उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते एक एहसास आ जाता है कि नहीं कौन सा तरीका सही हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, मैंने हमेशा से 2 बातों पे स्ट्रेस दिया, एक इंग्लिश बहुत अच्छी कर लो अपनी, और एक अपनी मेमोरी शार्प कर लो। शार्प मेमोरी का रोल बताओ, है या नहीं, या फिर मेमोरी कोई मायने नहीं रखती? शार्प मेमोरी मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेमोरी मायने रखती है और साथ में आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो ये भी मायने रखता है, क्योंकि कभी कभी मेमोरी फेल भी हो जाती है प्रेशर की वजह से। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या आपको आता है, आपने बहुत अच्छे से याद करा है, आपने समझा हुआ है, लेकिन आप प्रेशर की वजह से उस क्वेश्चन को कर नहीं पाए, या फिर आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से। तो मेमोरी मायने रखती है। बस ये है जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप प्रेशर थोड़ा सा कम लें, आप ऐसे लें जैसे कि आप मॉक्स दे रहे हैं, और अपनी मेमोरी को सॉलिड करते रहें डे बाय डे,
थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस याद करते हैं। हमने अपने बच्चों को क्लास के अंदर रोज़ाना याद करने के लिए कुछ काम दिया और साथ में हमने उन्हें कुछ लाइंस, कुछ क्वेश्चन याद करने के लिए कहा, नोट्स भी बनवाए और अगले दिन उन्हें चेक भी करा। जी। क्या वो चीज़ हेल्पफुल है कि अगर लोग रोज़ाना याद करें और अगले दिन आके सुनाएं उसी चीज़ को, क्या वो इस तरह के एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि जब इंसानी ब्रेन एक चीज़ को करता है और फिर उसे एक हैबिट बना लेता है, उसे फिर करता जाता है, तो वो चीज़ ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है वो चीज़ करना। हाँ। किसी भी चीज़ को एकदम याद करना बहुत आसान हो जाता है, जबकि आप उस चीज़ को करते हुए आ रहे हो, आप रोज़ नई नई चीज़ याद कर रहे हो, और फिर उसके बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए वो आसान रहता है। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और आप आगे की तरफ बढ़ भी पाते हो कि हाँ मुझे सही है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है फिर। सही बात है, सही बात है। अच्छा, वो कौन सी गलतियां हैं जो किसी स्टूडेंट को CUET की तैयारी करते हुए नहीं करनी चाहिए? CUET की तैयारी करते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा बार ये गलती करते हैं कि वो अपने जो है रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा। जैसे NCERTs भी पढ़ रहे हैं। हाँ। NCERT पे कम ध्यान दे रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर्स हर चीज़ कवर नहीं कर पाते। NCERT ज़्यादा कवर करो, क्योंकि NCERT और ही मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर वो तो बिल्कुल बाइबल है। हाँ, वो तो बिल्कुल होने ही चाहिए, वो तो आप करके जाओ। उसके साथ साथ आप किसी टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन हो जाओ, वो भी कर लो आप। हाँ सही बात है, जितना टेस्ट कर लो उतना बढ़िया है, वो तो सही बात है। ये चीज़ें ठीक है, ठीक, सही बात है। तो अब आगे का सफ़र क्या है? मतलब अब टॉप कॉलेज में एक हाफिज़ पहुंच गया है कलाम पाक का, और आगे अपने आप को किस तरह से देखते हैं कि क्या अब आपका रास्ता रहेगा? क्या चाहते हैं अब आप? आगे का सफ़र क्या देखना चाहते हैं उसमें? आगे अब मैं, जब मैं आया था जैसे आपने बताया, मैं CA के बारे में सोच रहा था। हाँ, सही उसके बाद मेरी राय बदली थोड़ी सी, और अब मैं UPSC की तरफ थोड़ा सा मतलब आप IAS IPS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं? जी, कि ठीक है। UPSC की। तो ये राय क्यों बदली? मतलब लाइक CA से सीधा IPS और IAS के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आखिर क्या था इसके पीछे राज? आमतौर से लोग अपनी चाहत नहीं बदलते, या फिर ये तुम्हारी वो चाहत जो CA वाली थी वो तुम्हें उसकी तरफ वो तो इतनी ज़्यादा सीरियस राय नहीं थी, या बस वो बन गई थी? क्या वजह रही? उस वक्त जब मैं यहाँ आया था, उससे पहले मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेता था, इन्वॉल्व था मैं। हाँ तो सही बात है। तो जब मैं शेयर मार्केट में इन्वॉल्व था तो एक वो है राकेश झुनझुनवाला। अच्छा। वो CA थे। अच्छा। और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। अच्छा। तो जब मैंने सुना कि वो CA हैं, मैंने उनकी थोड़ी सी उनके बारे में पढ़ा बायोग्राफी। हाँ। तब मुझे पता लगा कि वो CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो तुम इंस्पायर थे उनसे? तो मैं उनसे इंस्पायर हो गया था कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी CA बन सकता हूँ। सही बात है। तो मेनली मैं यहाँ इंग्लिश ही सीखने आया था। तो तुम्हारे दिल पर पहली दस्तक जो है वो झुनझुनवाला साहब की थी जी, तो इसलिए तुमने सोचा मैं CA बन जाता हूँ। सही बात है, ऐसे कई दस्तकें दिल पर आती हैं। मेरे को भी बचपन में CBI में जाना था, और उसके बाद मुझे डॉक्टर भी बनना था, बहुत सारी चीज़ें बननी थी। सफ़र यहाँ आके जो है ठहरा है कि टीचर बन गया हूँ। अच्छा, तो फिर UPSC की तरफ ध्यान, IAS IPS की तरफ क्यों हुआ रुझान? वो क्लासेस की वजह से ही हुआ। जो क्लासेस में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो आप थोड़ा बहुत बताते हैं कि हम सोसाइटी में किस तरीके से चेंज ला सकते हैं, और कम्युनिटी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ की ख़ास तौर पर ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से फिर मेरा थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी आया कि मैं इस तरफ भी सोचूं कि क्या चीज़ है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि CA के बजाय तो थोड़ा दिल बना लिया है इस बच्चे ने कि ठीक है, हम कॉलेज में जो गए हैं, इंडिया के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वैसे भी वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उनके बारे में यही अंदाज़ा लगाया है कि उनमें से 50% तो सिविल सर्विसेज के बारे में सोच ही रहे होते हैं जी, है ना, और ज़्यादातर 50% तो सिविल सर्वेंट्स की औलादें ही होती हैं। वहाँ पर आते भी ऐसे ही बच्चे हैं 50%, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पहले भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ से मिरांडा हाउस में गए हैं। आज तक ना ऐसा हुआ था कि लड़कियाँ तो हमारे यहाँ से गई थी टॉप कॉलेजेस में, लड़के जो है कभी टॉप कॉलेजेस में नहीं गए थे जाकिर हुसैन में गए, दूसरे कॉलेजेस में गए, लेकिन इतना सत्यवती में गए, इतना बड़ा जो है छलांग जो है किसी ने नहीं लगाई थी। ये पहली बार है कि कोई लड़का जो है स्टीफन में जा रहा है, और वो मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि मैं उसमें पढ़ना चाहता था और मैं उसमें कुछ नंबर से रहा था, वो मुझे वक्त याद है, पर मेरे पास वो गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम में। तो
चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें गाइडेंस की कमी नहीं पड़ी, नहीं तो टैलेंट भी जो है बड़ा फीका पड़ जाता है। ये मुझे अपने ज़माने में तो फील आया था भाई, क्योंकि मैंने मेहनत करी, सब कुछ करा, मैं भी कई लोगों से इंस्पायर था, फिर हो नहीं पाई बात उस लेवल की। तो लेकिन आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत ही अच्छी बात रही कि गाइडेंस भी आपको मिली, फिर आपने उस गाइडेंस पर अमल भी करा। क्योंकि हम तो सबको बताते हैं, बच्चे सुने नहीं सुने, लेकिन पता है आपने क्या चीज़ एक बेहतरीन कर दिखाई है, वो ये कि कुरान हाफिज़ बच्चे, NIS ओपन से स्कूल पढ़े हुए बच्चे, वो भी इंडिया के टॉप कॉलेज में जा सकते हैं। वैसे तो हमें गवर्नमेंट से भी वो बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, ये गलत है वो सही है, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने करी है ना वो मुझे बहुत अजीज़ है। CUET का एग्ज़ाम इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिया के सभी बच्चों को, चाहे भाई आप कहीं से भी पढ़कर आए हैं, चाहे आप बोरे पे बैठ के पढ़े हैं, चाहे आप बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, चाहे आप जेवियर में पढ़े हैं, कोलंबस में पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, लेकिन ये आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर एक बच्चा जो हाफिज़ है, ओपन स्कूल से पढ़ा है, जिसको कोई सीरियस नहीं लेता, और उसको CUET ने सीरियस ले लिया। तो एक बहुत ही कमाल की बात रही है। तो मुझे तो ये बहुत ही अमेजिंग बात लग रही है। इससे उन माँ बापों को ज़रूर तसल्ली और सुकून मिलेगा जिनके बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा पाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो हिफ्ज़ हो या दूसरी कोई और वजह हो, जिन्हें स्कूल वालों ने ही कह दिया है भाई मत आना तुम, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, तो उनका दरवाज़ा इस तरह खुल सकता है। अच्छा, तो ये सीरियसली मुझे लगता है कि समीर कितना टाइम गया, 2.5 साल 3 साल यहाँ तक पहुँचने में? जब मैं आया था उस दिन से आज तक मुझे लगता है कि 2.5 से पौने 3 साल हो गए होंगे। हाँ, तुमने लेकिन बहुत कम टाइम में जो है इतना सही जो है जगह पर पहुंच गए, ये भी मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात लगती है, अचीवमेंट है मेरी निगाह में, ये बहुत अच्छा रहा इस चीज़ के लिए। तो अच्छा, तो फिर तुमने कहा कि सिविल सर्विसेज को तुमने चुना कि ठीक है मैं जो है सिविल सर्विसेज इसलिए करना चाहता हूँ, कुछ सोशल लेवल पर मेरी थिंकिंग है, या तुम्हारी इंस्पिरेशन भी थोड़ी सी बदली। वैसे भी इंसान जो है वक्त के साथ साथ बदलता है, उसकी थिंकिंग बदलती है, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ तुमने अचीव करी है उसमें फ्यूचर में बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम की पास करना एक अलग बात है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अलग बात है जी। लाइक इसमें ये भरना है, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, जैसे कि तुम बता रहे थे, तो वो मुझे जो है काफ़ी लगता है कि मैं चाहूँगा कि तुम वक्त वक्त पर बच्चों को सपोर्ट करते रहना, ना सिर्फ यहाँ के बल्कि हर जगह के, तुम्हारी ज़रूरत रहेगी कम्युनिटी के बच्चों को या दूसरे बच्चों को कहीं पर भी, तो उनको ज़रूर हेल्प करते रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम जो अगर उनकी हेल्प करोगे तो उनका भी हाथ बढ़ जाएगा, वो इस काम को कर पाएंगे। अच्छा, और कोई एक्सपीरियंस जो तुम शेयर करना चाहोगे, जो तुम्हारे दिल में आता हो, जो तुम्हें लगता हो प्रिपरेशन टाइम का? हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन टाइम का एक एक्सपीरियंस है कि जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था। हाँ सही बात। बार बार मतलब एक ही चीज़ बार बार पढ़ना, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो मैंने पढ़ा उस पर इतनी मेहनत करी, फिर उसके बाद मैंने वो सवाल करा तो वो गलत हो गया। हाँ सही बात। गलत होने के बाद फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया है, कि हो ही नहीं रहा सवाल। मतलब इतनी मेहनत कर ली, इतना इसको याद कर लिया, तब भी इतना समझ लिया, उसके बाद भी गलत हो रहा है। क्योंकि मॉक्स में मार्क्स करते थे तो मैंने सोचा था कि असली में इतने मार्क्स कर गए। तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता था कि हाँ और ज़्यादा मेहनत कर लूँ, और ज़्यादा मेहनत कर लूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ये जर्नी ऐसी है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने 12th में जो है मैं CBSE से नहीं था, तो मेरे पास NCERTs भी नहीं थी। मैंने NCERT सिर्फ 4 महीने में ही पढ़ी है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई में एग्ज़ाम था। तो मैंने सिर्फ इसी दौरान मैंने NCERT पढ़ी है। उससे पहले मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, मैं NIOS के बुकलेट से पढ़ रहा था। अच्छा, एक बात और है समीर, जो बच्चे बोर्ड के पेपर देने वाले हैं फरवरी में उनका फरवरी में पेपर होगा, फिर शायद एक मौका और मिले उन्हें इस बार, तो दोबारा से वो पेपर देंगे, और फिर जो है इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना, स्कूल के असाइनमेंट बना के देना, स्कूल की और भी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स बना के देना, जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में होते ही हैं, अक्सर बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे में टाइम निकालना, टाइम मैनेजमेंट करना कितना बड़ा स्ट्रेस रहता होगा, क्योंकि जब आप CBSE का भी पेपर देना है एक तरफ, उसमें नंबर लाना है और फिर इसमें भी नंबर लाना है। इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं, मतलब कैसे मैनेज करे कोई बच्चा स्कूल को और CUET की तैयारी को? मेरे हिसाब से बच्चे को ऑनेस्ट ज़्यादा रहना चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट है अपने काम से, अगर वो फालतू चीज़ों में नहीं लगा, जैसे आज के टाइम में स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा, स्क्रोलिंग सही बात है हमारे पास, और इतना बड़ा इंटरनेट का कनेक्शन है, हाँ, तो वर्ल्ड वाइड वी आर कनेक्टेड।
तो अगर उस पर ज़्यादा ध्यान न दें और जितना काम हमें मिल रहा है उस हिसाब से हम काम कर लें और ईमानदारी से अपना काम कर लें तो टाइम निकल जाता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताओ फैमिली वालों को वो कैसा लग रहा है, उनका क्या ख्याल है? लड़का जो है अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाएगा, सीधा मदरसे का बच्चा, या एक ओपन स्कूल से पास बच्चा सीधा सेंट स्टीफन में, उनको क्या फील आ रहा है? उन्हें स्टीफन के बारे में पता नहीं है, लेकिन सही बस बात ये है। मैंने घर पे हाइप बना रखी थी कि अच्छा, पहले से स्टीफन बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। हाँ। मेरा वहाँ हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जब तुम्हें फील नहीं- आ रहा था? हाँ, अभी जब मुझे नहीं भी तुम्हारे हुआ बारे में फील आता था, लेकिन मैं डरते डरते कहता था सबसे, बस मैं कहता था हाँ जी कि टॉप कॉलेज में तो नाम आ जाएगा लड़के का, मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारा नाम लेके कई लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए वाकई में एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का एक सोर्स हो तुम, है ना? तो मतलब क्या माँ बाप को ये पता है कि ठीक है हाँ लड़का अच्छे कॉलेज में जाएगा? हाँ, उन्हें मैंने बता दिया था कि हाँ इसमें होगा, स्टीफन में होगा। तो जब नहीं हुआ तो सब वो कह रहे थे कि अब तो बेकार कॉलेज मिल गया हंसराज। हाँ, अब बेकार कॉलेज है। हाँ, मतलब उस लेवल का नहीं मिला जो चाह रहे थे, वो नहीं मिला। अच्छा। लेकिन अब जब मिल गया तो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें मिल गया, चलो अल्लाह का शुक्र। फैमिली में किसका सपोर्ट रहा? पापा मम्मी भाई कैसे रहा सब कुछ? वो लोग कैसे देखते थे? क्योंकि चलो मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हें काम पे क्यों नहीं लगा दिया, क्यों उन्होंने पढ़ाई पर जोर दिया, क्या उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि अगर मुस्लिम्स में ज़्यादातर यही होता है कि बच्चा बड़ा हो गया तो चलो काम पे लगा दो, थोड़ा बहुत पैसे कमा कर ले आएगा। सही बात है। या कुछ कर लेगा, अपनी दुकान कर लेगा, अपना हाँ, काम कर लेगा, हाँ, या पापा के काम में चला जाएगा। हाँ। मुस्लिम्स में ज़्यादातर यही बिलीव होता है। लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि मैं नहीं पढ़ा तो तुम पढ़ लो चलो। अच्छा। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो, लेकिन समझदार हैं, सही हैं। अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि जब जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे दादा के कम से कम 10-12 बच्चे थे। अच्छा। तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई वो तुम कर लो। तो वो कॉलेज को भी ऐसे ही कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया वो तुम एक्सपीरियंस ले लो। अच्छा। जब तक मैं बैठा हूँ पढ़ लो अच्छे से, अच्छा तो फिर देख लेंगे। इस दौरान कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, या पापा ने जो है कभी ऐसा कि वक्त आया कि नहीं भाई पैसे की कमी है, काम पे लग जाओ या मत पढ़ो इतनी महंगी किताबों से, या कुछ ऐसी बात कोई? नहीं, बस फाइनेंशियल स्ट्रेस रहा तुम्हें? बहुत से बच्चे फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरते हैं। क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी अलग है। तो जब मैंने स्कूल छोड़ा था, वो 8th क्लास से जब मैंने स्कूल छोड़ा था, उसके बाद कोरोना आया था। उसके बीच के टाइम पीरियड में मैं काम पे लग गया था। उस वक्त मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करा था। अच्छा। मतलब मैंने प्रिंटिंग का भी काम करा था, बल्ब की प्रिंटिंग होती है वो करा था। और फिर मैंने मोल्डिंग्स का भी काम करा था, मोल्डिंग मशीन्स का। मोल्डिंग मशीन जिसे खींच के चलाते हैं ऐसे करके, इंजेक्शन मोल्डिंग। हाँ समझ। उन सब का काम करता, मतलब प्लास्टिक की लाइन। तुम्हारे पता है तुम्हारे टीचर ने भी ये सब करा है। मैंने लहंगे सिए हैं, उसके साथ साथ मैंने जो है डाई मेकिंग का काम किया है, फैक्ट्रियों में लेबर बन के काम किया है, चाय भी बेची है। तो तुम तो हमारे स्टूडेंट हो, तुमने चाय नहीं बेची तुमने? तो तुम्हारे पापा बेची चाय तुमने भी? अच्छा भाई देख लो, चाय बेचकर जो है सेंट स्टीफन का सफ़र हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या मतलब माँ बाप फिर स्कूल भेजने के बजाय चाय की दुकान पे लगाते हैं? देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला, देश का टीचर चाय बना चुका है। नहीं तो वो फुल टाइम जॉब थोड़ी। देश का स्टूडेंट जो है फुल चाय बेच रहा है। तो पापा का क्या काम है? पापा की दुकान है। दुकान है मतलब एक हमारे चाचा की दुकान भी है चाय की, हाँ बराबर में। तो मैंने वहाँ पे भी काम करा थोड़ा सा। वो पहले अंदर थी, मेन अंदर गली में थी, तो अब वो मेन रोड पे आ गई, तो वहाँ पे। उसके बाद पापा का तो वो है ग्रोसरी का, हम कह सकते हैं ग्रोसरी का। हाँ, ग्रोसरी का काम। हाँ, सही और बात है। सिलेंडर्स का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, मतलब ये भी सही रहा, फिर बहुत अच्छा है कि आपने जो है ऐसे बैकग्राउंड से और इस तरह के हालात में भी, और फिर ऐसे फादर मिले आपको जिन्होंने आपके बारे में इतना अच्छा सोचा। अम्मी के बारे में कुछ बताओ, उनका नाम? अम्मी का तो मेरा इंतकाल हो गया था जब मैं 7 साल का था। अच्छा जी। तो उसके बाद से फिर अब्बू ने अब शादी की थी 2016 के करीब में। तो अच्छा, अब भी वाली अम्मी है। अच्छा, सेकंड। तो बिना माँ के सहारे पले हो? हाँ, कह सकते। ठीक बात है, अल्लाह पालने वाला है। सही जी। बात है। तो सही बात है बहुत। तो फिर कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं। 3 भाई। एक मैं, एक अजीम जो आपके साथ आता है, और एक छोटा वाला था। तो जब वो पैदा हुआ था तो अम्मी का उसके बाद ही इंतकाल हो गया था। तो वो हमने ताया को दे दिया था क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। अच्छा अच्छा।
तो ये भी रहा। टाइम भी ओके। बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो उन्हें दे दिया था। उसके बाद फिर अम्मी का इंतकाल भी हो गया था, तो इस वजह से वो वहीं है अभी। तो फिर तो अजीम तुम्हारा जो सफ़र है वो सिर्फ सफ़र नहीं है, वो तो एक दास्तान है। नहीं, काफ़ी लंबा जो है, तुमने बहुत सही बातें बताई। मुझे खुद को इल्म नहीं था तुम्हें पढ़ाने के बाद कि तुम्हारे दिल में इतना कुछ दबा हुआ है। और वैसे भी मैं कहाँ पूछता तुमसे, इतना स्ट्रेस जो था सिलेबस का, ऐसी पर्सनल बातें तो आज ही मौका मिला है इतने अरसे बाद कि मैं तुमसे कर सकूं। वाकई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और कोई सवाल पूछें हम इसके आगे? हाँ रुक दो, हैं समीर और